हम ज़्यादा गायों से कम दूध ले दूध रहे ले रहे हैं। कोई भी पशुपालक नहीं चाहता है कि वो अपने पशु को कुछ भी मिलावटी सामान दे। बिल्कुल। पर तो हम कैसे जान सकते हैं? इतना बड़ा इसका पेट है, ये अकेले इतना सारा पाचन कैसे करेगी? कितना हरा चारा ज़रूरी है, कितना सूखा चारा ज़रूरी है। पर जो है असली कौन सा है वो। नमस्कार साथियों, मैं हूँ नितिका अग्रवाल। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे पशुपालक की बात मिल्को मोर के साथ। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कंपाउंड फीड। क्या है कंपाउंड फीड और क्या है उसको खिलाने का सही तरीका? हमारे साथ जुड़ चुके हैं पशु पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह जी। हम उनको आमंत्रित करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमारे किसान भाइयों के घर में घर का बना पोषण दिया जाता था और जैसे जैसे कुछ सालों में गाय की नस्ल बढ़ती गई, धीरे धीरे कंपाउंड फीड आवश्यकता में आने लगा। तो हम सर से जानते हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर क्या है कंपाउंड फीड। तो पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा हमारे सभी किसान भाइयों को, पशुपालकों को। तो होता क्या था कि पहले गाय की जो है नस्ल वो 4-5 लीटर तक का जो है दूध दिया करती थी। तो उस हिसाब से घरों में जो भी अनाज या खलें वगैरह अवेलेबल होती थी, उसी तरीके से हम लोग जो है उनको पोषण दे दिया करते थे। पर जैसे जैसे नस्ल उन्नति हुई तो हमें एक संतुलित पशु आहार की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। उनकी आवश्यकता के हिसाब से ही एक कंपाउंड फीड का जो है आविष्कार हुआ कि हमें एक संतुलित पशु आहार दिया जाए, जिसमें खनिज तत्व जो हैं या विटामिन्स वगैरह हैं, संतुलित मात्रा में जो अनाज है, खलें हैं, इन सबको एक संतुलित मात्रा में दिया जाने लगा। इसी तरीके से बनाए हुए आहार को हमने कंपाउंड फीड का नाम दिया। जी, तो कंपाउंड फीड और घर के बने पोषण में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है जिसके वजह से कंपाउंड फीड की आवश्यकता पड़ने लगी लोगों को? हम बेसिकली कंपाउंड फीड और घर के बने राशन में सबसे बड़ा तो डिफरेंस है उसका संतुलित होना। जो नॉर्मली हम घरों में कुछ भी खिलाते हैं, जैसे कि हमने गेहूँ खिला दिए या हमने सरसों की खल खिला दी या बिनोला खल खिला दी, तो वो कोई भी बैलेंस फॉर्म में नहीं है। पर जब भी हम कंपाउंड फीड बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन लगता है। जैसे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं कि नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, कितना, अगर हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाने तो कितना मटर लगेगा, कितना आलू लगेगा। इसी तरीके से कंपाउंड फीड के अंदर कितना उसके अंदर अनाज होना चाहिए, कितना उसमें प्रोटीन के लिए यूज़ होने वाले जैसे कि खलें हैं वो होनी चाहिए, कितना उसमें नमक डालना चाहिए, कितने विटामिन्स की आवश्यकता है गाय को। क्योंकि अगर हम देखेंगे एक लीटर दूध बनाने के लिए कितना उसको प्रोटीन चाहिए, 1 लीटर दूध के अंदर 3%, 3.2% तक का प्रोटीन उसमें अवेलेबल है। जी। तो वो प्रोटीन किस तरीके से हम दे सकते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को समझते हुए, गाय के मेटाबॉलिज्म को समझते हुए हमने जो है कंपाउंड फीड को बनाने की प्रयास किया था। तो इसी तरीके से कंपाउंड फीड बना है। अब उसके आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्रियों के अंदर जो आजकल कंपाउंड फीड बन रहा है, तो वो पैलेटेड स्टीम्ड कंपाउंड फीड बन रहा है। तो नॉर्मली जो घरों में मिलता है तो पहले तो वो पका हुआ नहीं होता है। जी। पका हुआ नहीं होने के कारण से क्या होता है, उसकी पैलेटेबिलिटी, मतलब उसको खाने में रोचकता पशु में नहीं रहती है। जबकि स्टीम्ड फीड जो होगा, कंपाउंड फीड होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा पैलेटेबल होगा, मतलब उसमें खाने में पशु रुचि दिखाएगा। साथ में बैलेंस होता है। इस कारण से उसको हम देखेंगे कि जो वो है दूध में उत्पादन करवाने में, उसका एक्चुअल प्रजनन सिस्टम को सही करने में वो एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। साथ में मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह भी इसके अंदर रहते हैं। घरों के अंदर हम देखते हैं नॉर्मली छोटी छोटी इन्फेस्टेशंस हो जाती हैं, जैसे गेहूं में सुरसुरी लग गई, ठीक है, कि थोड़ा सा ईलियाँ भी बोलते हैं आजकल आम भाषा में, वो वाला भी हम खिला देते हैं, तो वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन उसमें डाउन हो जाता है। जबकि कंपाउंड फीड के जो भी रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करवा रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर वो चीज़ों का उपयोग नहीं होता है, एक क्वालिटी रॉ मटेरियल। क्योंकि सभी जो भी कंपाउंड फीड मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके पास में एक क्वालिटी लैब्स अवेलेबल है। उस क्वालिटी लैब होने के कारण से
क्या रहता है कि हर एक जो भी रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आ रहा है उसको हमने स्पेसिफिक तरीके से लैब में जांचा है, साथ में स्टीमिंग की गई है। उसके अलावा फीड की बात, कंपाउंड फीड की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरर्स के पास जो मशीनरी होती है तो मिक्सिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की ये लोग करते हैं, जिससे कि एक पशु आहार मिक्स बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो पशु चुन नहीं सकता है कि उसे अनाज खाना है या उसको जो है खल खानी है, वो चुन नहीं सकता है। हर चीज़ एक संतुलित मात्रा में उसके हर घास में उसके पास में उपलब्ध रहती है। उसके अलावा जो ग्राइंडिंग क्वालिटी होती है, मतलब जिस तरीके से पीसा जाता है, तो आप देखेंगे कि अगर हमने उससे बहुत ही ज़्यादा चूरा बना दिया है, मतलब एकदम बारीक पाउडर की तरह पीस दिया है और घर में हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बाईपास हो जाएगा, वो उसके फीसिस के अंदर निकल जाएगा, उसके गोबर में बाहर आ जाएगा। पर वहीं जब ये पशु आहार निर्माता जो हैं, कंपाउंड फीड मैन्युफैक्चरर्स, तो ये लोग जब फीड बनाते हैं तो उसकी ग्राइंडिंग क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। एक्सपर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये एक आर्ट है, कंपाउंड फीड बनाना एक आर्ट है, ये आम नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोग पशु आहार को बनवाते हैं और बनाना चाहिए ताकि अधिक हम उससे उत्पादन ले सकें गाय से और उसका प्रजनन सिस्टम को भी हम अच्छा रख सकें। जी, तो ये हमने जाना क्या है फ़र्क घर के पोषण में और कंपाउंड फीड में। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, क्या तरीका है कंपाउंड फीड लेने का? जैसे क्या हमें ठूस के एक बार में अपने पशुओं को खिला देना चाहिए, या कोई तरीका है कि इतने ही पोषण में, इतने ही क्वांटिटी में हमें देना चाहिए जिस तरह से हम लोग देते हैं? किस तरह से हम किस तरह से हमें देना चाहिए पशुओं को भी? देखो, जिस तरीके से हम हमारा भोजन करते हैं उसके लिए एक टाइम सेट किया हुआ है हमने कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर को हमने लंच करना है, रात में हमने डिनर करना है। इसी तरीके से पशु आहार भी खिलाया जाता है। जी। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि रोज़मर्रा में जो किसान भाई हैं वो 2 टाइम जो है पशु आहार डालते हैं, पर उसको अलग नहीं खिलाना चाहिए। वो जो है उसके चारे के साथ में ही मिक्स करके हमको खिलवाना चाहिए, जी। क्योंकि पशुओं का जो पेट है वो 4 भाग में बटा हुआ है। तो मेजरली जो 4 भाग हैं उसमें सबसे बड़ा भाग होता है रूमन। जो रूमन है उसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं, मित्र कीड़े इनको बोलते हैं, वो उस रूमन के अंदर भरे जो तरल पदार्थ है, जैसे रूमन लीकर बोला जाता है, उसका जो पीएच है वो 6.5 से 6.8 के आसपास रहता है। तो उस पीएच को मैनेज करना होता है। जब भी हम केवल पशु आहार खिलाएंगे तो क्या रहेगा कि वो उसका पीएच एसिडिक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको एसिडिटी हो जाती है। जी। अगर हमने उसे मिक्स करके खिलाया तो उसका पीएच जो है 6.5, 6.3, 6.8 के बीच में ही रहेगा। नियंत्रण में उस पीएच पे जो है वो मित्र कीड़े सबसे अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वहीं से ही सब कुछ चलता है। तो रूमन के मित्र कीड़ों को अच्छा रखने के लिए ही हम उसको खाने को जो है बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित बना रहे हैं, और वहाँ से जो है हमको अधिकाधिक लाभ उठाने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है वो ये है कि हमें उसे चारों के साथ में मिक्स करके ही पशु आहार दिया जाना चाहिए। 2 टाइम हम दे सकते हैं। उसका जो क्वांटिटी रहती है कि पशु को कितना देना चाहिए, वो उसके दूध के ऊपर और उसके गाय के वज़न के ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो जैसे कि मान लेते हैं हम 500 किलो की एक गाय है और वो 20 लीटर के आसपास दूध दे रही है, तो उसके टोटल जो वज़न है उसका टोटल वज़न का 2% हमको शुष्क पदार्थ देना है, और दूध का 33%, मतलब 1/3 हमको उसको जो है के हिसाब से दोनों को मिला के, मतलब वज़न के लिए 2%, मेंटेनेंस के लिए जैसे बोल वो देते हैं, रेशियो एक मेंटेन करके बिल्कुल, चलना तो वो पड़ेगा। हमको करना चाहिए। तो फीड जो है टोटल जितना भी हमको खाना खिलाना है उसका 40% फीड हमको देना पड़ता है। देना चाहिए। बिल्कुल। तो हम कैसे जान सकते हैं कि एक कंपाउंड फीड अच्छी क्वालिटी का है? तो कंपाउंड फीड की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसमें कितना प्रोटीन कंटेंट है, कितना उसके अंदर एनर्जी है, किस तरीके के उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ किए गए हैं, कितना उसके अंदर जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो अवेलेबल हैं।
या कितनी उसमें एनर्जी है, कितना फ़ैट है, उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो अवेलेबल भी हैं या नहीं है। ये सब चीज़ों से को देख के हम निर्धारित कर सकते हैं कि कंपाउंड फीड किस क्वालिटी का है। जी। देखिए जैसे कि हम देखें कि अगर हम 15 से 20 लीटर की गाय है उसके बारे में बात करते हैं, तो कंपाउंड फीड जो है लगभग 21 से 22% प्रोटीन का वाला जो है यूज़ होना चाहिए, जो कि आजकल बैग्स पे भी लिखा होता है। हमको उस तरीके से देख के जो है हम जो भी पशुपालक हैं वो उसको देख सकते हैं कि भाई इतना है कि नहीं। पशुओं में जो फैट कंटेंट है, तो फीड का फैट कंटेंट जो है उससे ही डिपेंड करता है कि 50% डिपेंड करेगा कि कितना दूध में फैट आएगा। जी। तो फैट कंटेंट को हमको देखना चाहिए। एनर्जी अधिकतर लिखी होती है बैग्स पे, तो वो हम देख सकते हैं। टॉक्सिन्स का भी आजकल जो है डिस्क्लेमर्स लगाने लग गए हैं लोग कि माइकोटॉक्सिन्स कितने हैं, तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे जो है कंपाउंड फीड अच्छा है कि उसकी क्वालिटी किस तरीके की है। जी, तो वो परसेंटेज के हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो अच्छा क्वालिटी कंपाउंड फीड है कि नहीं है। बिल्कुल। उसके अलावा हम बैग को खोल के देखेंगे तो उसमें किस तरह की खुशबू आ रही है, अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस पे देखना चाह रहे हैं। वो गर्म तो नहीं है, जी। कंपाउंड फीड का बैग जो है वो गर्म तो नहीं है, उसमें कुछ भी कालापन तो नहीं आया। कई बार क्या होता है स्टोरेज इश्यूज हो जाते हैं, तो कालापन आ जाता है बैग्स में नीचे की तरफ, तो वो क्या है उल्टी अंदर की लगने का तरफ। जी। जो फंगस लग रही है उसका सूचक होता है कि फंगस कभी ना कभी लगी है इसके ऊपर। और हम देख सकते हैं कि नमी तो ज़्यादा नहीं है, ऐसा तो नहीं है नमी वाला मिल गया है हमको, ऐसा तो नहीं है कि हमने उठाया और वो चूरा बन रहा है। जी। तो इस तरीके का फीड हमको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमें वैसा ही फीड इस्तेमाल करना चाहिए जो सूखा दिखे हमको, उसमें 90% के आसपास जो है ड्राई मैटर हो, नमी 10-11% ही हो। साथ में हमको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर जो है कोई भी कालापन नहीं आए बैग में, बैग एकदम क्लीन हो और स्टोरेज कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि नमी आई हुई होती है दीवारों पे, उसके साथ में लगा हुआ होता है फीड, तो वो वाला फीड हमको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बैग में से नमी का ट्रांसफ़र हुआ होगा, वहाँ पर जो है फंगस लग गई होगी। तो वो चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो बहुत डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में, किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया गया है। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल है, कंपाउंड फीड आपका किन किन पदार्थों से मिलके बना होता है? देखिए मैम, कंपाउंड फीड जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, इसीलिए वो कंपाउंड फीड है। तो जैसा मैं शुरू में बताया कि इसमें मक्का होती है, ठीक है, तो अनाज होते हैं, 2-3 तरीके के अनाज हम लेते हैं। तो जैसे मक्का ले लिया हमने, बाजरा ले लिया, जौ ले लिए, ठीक है, इस तरीके से 3-4 चीज़ें, कनी हो गई, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। उसके अलावा उसमें प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, जैसे खलें हो गई, सरसों की खल हो गई, बिनोला की खल हो गई, बिनोला खुद हो गए, ठीक है, सोयाबीन डीओसी हो गई। तो ये चीज़ें हम प्रोटीन के सोर्सेज पे ले लेते हैं। उसके अलावा नमक हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये चीज़ें आजकल सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी हो गए हैं। जैसे पचाने के लिए जो है हमने बफ़र यूज़ कर लिया। बफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आजकल फीड में डालने के लिए। बफ़र क्या करता है कि एसिडिटी को रेगुलेट करता है, एसिडोसिस नहीं होने देता। नहीं, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी हम फील्ड के अंदर जाते हैं और गायें जो हैं गोबर इस तरीके का कर रखी होती है जो चिपचिपा होता है, अगर हम उनको पैर से छुएंगे तो उसमें लार जैसा बनेगा, तो वो एसिडिटी का सूचक है। और ज़्यादा एसिडिटी हो रखी होगी तो थोड़ा बुलबुले भी दिख जाते हैं गोबर पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए आजकल बफर्स डाला जाता है। मीठा सोडा हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और साथ में पाचन को और अच्छा करने के लिए आजकल ईस्ट भी डाला जाता है, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और होता है कंपाउंड फीड्स के अंदर। उसके अलावा जो है मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है। मिनरल्स में जैसे हम देखते हैं जिंक मिनरल बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो वो भी कंपाउंड फीड में डाला होता है। तो जिंक का योगदान है जो पशुओं में थनों में केराटिन लेयर डिपोजिशन होता है। अगर जिंक मिनरल डेफिशिएंट होगा तो थनैला रोग बहुत ज़्यादा आता है। वहीं उसके साथ में जिंक मिनरल पशुओं में जो हूफ है, जो पैरों में खुरों में जो समस्या आती है, उस समस्या को समाधान करने में भी जिंक का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही मैग्नीज मिनरल है, सेलेनियम है,
कॉपर है, तो इन मिनरल्स का बहुत योगदान होता है। तो कंपाउंड फीड के अंदर ये सब चीज़ें डली होती है। जी। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, एक अच्छा क्वालिटी कंपाउंड फीड जो हम यूज़ करते हैं, उससे हमारे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा होगा? उनको आमदनी बढ़ाने में, उनको अच्छी आमदनी बढ़ाने में क्या इनका क्या योगदान रहेगा एक अच्छी क्वालिटी कंपाउंड फीड का? देखिए, कंपाउंड फीड जो है इसकी ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि गाय जो है अच्छा दूध नहीं दे पा रही थी अपने घर के बने राशन से। साथ में ही जो हम देखते हैं कि जब भी हम कंपाउंड फीड यूज़ करवाते हैं तो वो बैलेंस होता है, जिसके कारण से उसका उत्पादन जो है, दूध का उत्पादन जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस है। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मेन उसकी जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जब पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा तो जो भी चीज़ हम दे रहे हैं वो हर चीज़ पचने लग जाएगी, वो यूटिलाइज होगी, उस गाय का शरीर जो है उसे यूज़ करने लग जाएगा, और उससे क्या होगा कि वो दूध जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। साथ में जो जो उसको शरीर को क्रियाएं करनी है वो क्रियाएं पूर्ण तरह से होंगी, तो उसका प्रजनन तंत्र भी अच्छा हो जाएगा। और जो है हम जैसे कहते हैं कि पूरे साल में एक गाय से एक बछड़ी या बछड़ा हमको मिलना चाहिए, ताकि जो है हमारी डेयरी फार्मिंग अच्छी चले, तो वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब टोटल जो है प्रॉफिट बहुत हो जाता है, पशुपालक को लाभ बहुत होने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे, रिपीटर्स की प्रॉब्लम जो है पशु आहार से जो है सॉल्व हो जाती है। हम देखते हैं कि अगर 21 दिन के बाद में वो उसने रिपीट हो गई है गाय, ठीक है, रिपीट होने का मतलब है कि उसने दोबारा से जो है अपने हीट साइकिल में आ गई है, तो उसमें क्या होगा कि लगभग एक पशुपालक को 5,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा उस 21 दिन के कारण से, क्योंकि उतना ही उसे आगे जो है दूध में समस्या आएगी। तो इस तरीके से क्या है, पशु आहार अगर हम बनाते हैं और कंपाउंड फीड हम देते हैं जो बैलेंस है, तो उससे पशुपालक को फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आर्थिक लाभ जो है पशुपालक को काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो एक साइकिल बनी रहती है और उससे उनका आर्थिक लाभ बढ़ता जाता है। बिल्कुल, उसका जो है दूध का जो फैट है गाय का वो बढ़ने लग जाता है। और हम देख सकते हैं कि जो गाय है वो तंदुरुस्त रहती है, कमज़ोर नहीं हो रही होती है, ठीक है। उसका जो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि पाचन तंत्र है, तो एसिडिटी की समस्याएं ख़त्म हो गई होती हैं, ठीक है। उसके जो पेट में मित्र कीड़े हैं वो बहुत अच्छे फ्लरिश हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कंपाउंड फीड खिलवाते हैं तो ज़्यादा जो है गाय खुशहाल रहती है। बिल्कुल। तो आपका पूरा पोषण क्योंकि उनको मिलता है, इसलिए वो एकदम खुशहाल रहती हैं और उनका उत्पादन भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीएमआर क्या होता है? मैं जानना चाहती हूँ टीएमआर के बारे में कुछ आपसे। देखिए, टीएमआर एक अंग्रेजी वर्ड है, इसका मतलब है टोटल मिक्स राशन जी। तो राशन क्या होता है, जो भी हम एक गाय को या पशु को 24 घंटे में जितना भी हम भोजन देते हैं उसे राशन बोला जाता है। तो उस राशन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, सूखा चारा होता है, हरा चारा होता है और कंपाउंड फीड होता है, या हम जो भी घर का खाना देते हैं वो होता है। तो उसको हमको एक पर्टिकुलर मिक्स करके देना होता है। मिक्स करके जो दे रहे हैं उसे टोटल मिक्स राशन कहते हैं, ठीक है। ये प्राय जो किसान भाई हैं वो घर में मिक्स करते हैं तो उसे पार्शियल मिक्स राशन कह देते हैं। इसके लिए मशीन्स भी आती हैं, उसमें हम मिक्स करके देते हैं, तो टीएमआर उसको कहा जाता है। टीएमआर साइंटिफिक टर्म है। तो अधिकतर हम लोग भी जब भी कहीं किसी भी डेयरी फार्म पे हम जाते हैं तो हमारा ये कहना होता है कि इसको टीएमआर में ही दो। मतलब टीएमआर मतलब फीड अलग से नहीं देना है जी। और हमको हरा चारा या सूखा चारा अलग से नहीं देना है, तीनों को मिला के देना है। रेशियो में तो दो जिस रेशियो में देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसके पेट में जो पीएच रेगुलेशन है वो अच्छा होगा, तो उसमें वो एसिडिक की तरफ नहीं जाएगा और मित्र कीड़ों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। होता क्या है कि जो उसका पहला पेट है रूमन, मैंने पहले ही बताया कि उसके अंदर जो है पेट में पानी होता है, रूमन लिकर बोलते हैं,
वो लगभग 150 से 250 लीटर का थैला है। उस थैले में जैसे हम अभी इस कमरे में बैठे हैं, तो ये कमरा जो है 23-24 डिग्री के आसपास मेंटेन्ड है, तो ये हमारे लिए अनुकूल वातावरण है, इसीलिए हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। हम बाहर जाके अगर गर्मी में धूप में बैठेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हम 5 मिनट से ज़्यादा इस बात को चर्चा नहीं कर सकते। पर ऐसा ही जो पीएच है वो ये दर्शाता है कि मित्र कीड़े किस वातावरण के अनुकूल है, तो वो उस पीएच पे अनुकूल है, इसीलिए उस पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मित्र कीड़ों का काम है, अगर वो अनुकूल वातावरण में नहीं रहेंगे तो वो जो है परेशान होंगे और वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से जब प्रकृति ने पशु को बनाया था तो उनको यही लगा था कि यार इतनी बड़ी गाय है, ये अकेले इतना बड़ा इसका पेट है, ये अकेले इतना सारा पाचन कैसे करेगी। तो उसने क्या किया, जैसे हम सिंगल स्टमक है, मतलब हमारे पास एक ही पेट है, तो उसने उस पेट के 4 भाग किए पशुओं में। अच्छा। ठीक है, उन चारों भागों के अलग अलग कार्य हैं। तो सबसे बड़ा भाग जो है वो रूमन है। रूमन 150 से 250 लीटर का थैला, जिसको मैंने पहले ही बताया। अब अलग अलग भाग तो कर दिए, अब उसमें उसको लगा कि इसके बाद भी कैसे होगा, तो उसने उसमें मित्र कीड़े डाले कि यार ये साथ में चीज़ों को पचाएंगे। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना तो पशुओं का जो पाचन है वो ज़्यादातर फॉडर डिपेंडेंट है, मतलब फाइबर डिपेंडेंट राशन है, क्योंकि उसको चारा जितना अच्छा मिलेगा उतना ही अच्छा वो दूध देगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी जानवर है या हम खुद हैं, हम अगर जिम गए तो हमारे पास में अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो हम अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है तो हम अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये पशु आहार जो है ये वैसा ही काम करता है। सपोर्ट सिस्टम, ये सपोर्ट अगर अच्छा होगा, पशु आहार अच्छा हमने दिया तो अच्छा दूध आएगा, अच्छा फैट आएगा, पशु जो है स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, उसका प्रजनन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, उसके दूध में फैट भी अच्छा आएगा। पर अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब पशु आहार अच्छा नहीं है, तो सब चीज़ें धीरे धीरे खराब होना चाहती है। पर पशु चारा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है जी। तो इस तरीके से जो है पशु का, मेरे को लगता है कि उसकी उत्पत्ति इस तरीके से हुई थी, और उसी लिए उसके रूमन को सबसे ज़्यादा बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। तो टीएमआर फीडिंग करके हम क्या करते हैं, उस रूमन को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से टीएमआर है। क्योंकि जब भी हम टीएमआर की बात करते हैं तो टोटल ड्राई मैटर इनटेक की बात करते हैं कि टोटल ड्राई मैटर इनटेक जो है होना चाहिए, मतलब उसे खाना कितना खिलाना है जी। अधिकतर पशुपालक अपने हिसाब से खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। उनको नहीं पता होता कि कितना जो है फीड हमारी गाय के लिए ज़रूरी है, कितना हरा चारा ज़रूरी है, कितना सूखा चारा ज़रूरी है। ये चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ड्राई मैटर इनटेक की बात की, ये है क्या चीज़ है ये? देखो, ड्राई मैटर इनटेक समझने के लिए सबसे पहले ड्राई मैटर समझना पड़ेगा। देखो, हमारे वातावरण में सब जगह पर नमी है, ठीक है। तो जैसे हम बैठे हैं अभी, तो मेरे शर्ट में भी कुछ नमी होगी, ठीक है, तो हो सकता है 2% हो, ठीक है। हम प्रेस करते हैं इसीलिए वो कड़कपन आता है क्योंकि नमी है। तो ऐसे ही हर चारे में, हर पदार्थ के अंदर नमी होती है। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम उस नमी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसी कारण से हर चीज़ को क्या है, ड्राई मैटर पे बात की जाती है। जैसे मानो हर एक हरे चारे का नमी अलग अलग है, कोई 15% शुष्क होता है तो 85% नमी है, कोई 20% होता है। तो अगर हमने डिफाइन कर दिया होता है ऐसा, मतलब मैं आपको इमेजिन करने की बात कर रहा हूँ कि हमें जो है 8 किलो हरा चारा खिलाना है, या 20 किलो हरा चारा खिलाना है, या 30 किलो हरा चारा खिलाना है, तो किसी हरे चारे के अंदर 15% नमी होगी तो उसको ड्राई मैटर अलग पहुँचेगा, 20% पे अलग पहुँचेगा, 30 वाले पे अलग पहुँचेगा। तो इसी कारण से जो न्यूट्रिशन में ड्राई मैटर पे ही सारी कैलकुलेशन की जाती हैं कि भाई हम ड्राई पे बात करते हैं, नमी कितनी होगी उस हिसाब से हमको मैनेज कर लेंगे, ठीक है, 100% बिल्कुल। तो आसान हो जाता है, किसी भी चीज़ को जज करना आसान हो जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन करेक्टली पहुँचेगी, ठीक है। आपका हरे में 15 हो जैसे शुष्क पदार्थ,
चाहे से 20 हो चाहे 25 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नमी को हमको हटाना है। तो जैसे हम बात करते हैं सूखी तूड़ी होती है, जैसे जो गेहूं है या पंजाब में कनक बोल देते हैं, ठीक है, या राजस्थान साइड में भी गेहूं बोलते हैं। तो गेहूं की जो भूसी होती है या तूड़ी होती है, उसके अंदर 90 से 95% तक जो है ड्राई होता है, शुष्क होता है वो। 5% या 10% तक उसमें नमी आती है। तो हमको अगर तूड़ी के बारे में बताना है तो वो हम ड्राई मैटर पे तूड़ी बताएंगे। जैसे हमने 1 किलो खिलाया तो 900 ग्राम ही उसको मिल रहा है, तो ये हो गया ड्राई मैटर। तो ऐसे ही सूखे चारे का, हरे चारे का और कंपाउंड फीड का, कंपाउंड फीड का ड्राई मैटर हम 89 to 90% के आसपास मानते हैं जी। इतना ही होना चाहिए, तभी वो अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ को हमको देखते हुए ड्राई मैटर इनटेक मतलब कितना हमने खिलाया, सूखा हमने कितना खिलाया है, उसमें से नमी निकाल दी है। मानो हम बात करते हैं हरे चारे की, अगर 20 लीटर का एक जानवर है, 30 से 35 किलो का हरा चारा खा रहा है, तो और उसके अंदर 15% ही सूखा है या 20% सूखा है, तो 30 के हिसाब से उसने 6 किलो ही सूखा खाया। तो वो उसका जो खाया है वो 6 किलो उसका ड्राई मैटर इनटेक हुआ। ऐसे ही उसने तूड़ी खाई, 1 किलो खाई, 90% या 95% उसमें सूखा है, तो उसने 900 ग्राम तूड़ी खाई, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 6 किलो और 900 ग्राम, 6 किलो 900 ग्राम उसने टोटल सूखा पदार्थ खाया। तो ये ड्राई मैटर इनटेक होता है जी। और कितना ड्राई मैटर इनटेक लेना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका कितना ह्यूमिडिटी है उसमें? नहीं, ड्राई मैटर इनटेक कितना होना चाहिए ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उसके शरीर में वजन कितना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में कि उसके शरीर का वजन कितना है, मतलब पशु के शरीर में वजन कितना है। तो उसके वजन को सुचारू रूप से रखने के लिए उसे अपने शरीर का 2% ड्राई मैटर इनटेक करना है। अच्छा, मतलब 500 किलो की अगर गाय है तो 2% मतलब 10 किलो से ड्राई मैटर खाना है। बिल्कुल। और दूध के लिए मानो वो 20 लीटर दूध दे रही है तो लगभग 33%, 1/3, तो 20 किलो का 33% 1/3 हो गया, 6 किलो 670 ग्राम के आसपास, तो मतलब 7 किलो, तो टोटल 7 kg उसे दूध देने के लिए जो है ड्राई मैटर इनटेक चाहिए। अब ये ड्राई मैटर इनटेक तीनों चीजों को मिला के होगा, सूखा भी होगा, हरा भी होगा और कंपाउंड फीड भी होगा। ठीक है, कंपाउंड फीड अगर कोई नहीं खिला रहा है तो कंपाउंड फीड की जगह घर का खाने को भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, या कंपाउंड फीड के साथ वो घर का खाना भी खिला रहा है तो वो भी हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा ड्राई मैटर इनटेक होता है। तो एक 20 लीटर वाली गाय है, वो 500 किलो वजन की है, तो टोटल 17 किलो उसको हमको ड्राई मैटर इनटेक देना पड़ेगा। क्या कम या ज़्यादा से कोई फ़र्क पड़ेगा? कम से तो फ़र्क पड़ेगा, क्या ज़्यादा से भी फ़र्क पड़ेगा कुछ, अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा देते हैं जितनी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा? देखो, पहले तो ये है कि कम से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर हम ड्राई मैटर में आधा किलो का भी अंतर कर देंगे तो भी दूध गिर जाएगा उसका, उसकी आवश्यकता है। ये जो चीज़ें हैं, देखो मेरा ये हमेशा ये मानना रहा है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो किसी कारण से बनाई थी, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स को हमने किताबों में पढ़ा है। ठीक है, उसी को हमने किताबों में माना है। तो मेरा ये सोचना है कि अगर आप ड्राई मैटर इनटेक कम कर दिया तो उसका पोषण पूरा नहीं हुआ। इसी कारण से जो उसका पोटेंशियल है, आज भी हम देखते हैं कि बिना ड्राई मैटर इनटेक पूरा किए गाय 15 लीटर दे रही है, 20 लीटर दे रही है, तो हो सकता है उसका पोटेंशियल 5 लीटर ज़्यादा का हो। बिल्कुल। ठीक है, पर इस पोषण के अभाव में वो जो है कम दे रही है। बिल्कुल, तो वो चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा में क्या होता है कि अधिकतर तो ये देखा जाता है कि 5% जो है उसका रेसिड्यू रहना चाहिए, मतलब जो हमने टोटल डाला है राशन वो 5% बचना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा बच रहा है तो हम उसे ज़्यादा खाना दे रहे हैं, वो खाएगी नहीं। ठीक है, पर अगर आपने कंपाउंड फीड को ज़्यादा दिया है तो वहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम होने के संभावनाएं ज़्यादा हैं और आर्थिक जो नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि 1 किलो जो है 20 रुपये या 25 रुपये आजकल अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं, तो वो चीज़ें अलग अलग आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा करती हैं। तो सबसे बड़ा है कि पशु के स्वास्थ्य में भी नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि दूध जो देना है उसने देना है,
बाकी उसने अपने पेट भरने के लिए, जिसको हम तूड़ी से भी या सूखे चारे से पूरा कर सकते हैं, उसको जो है हमने हमने महंगा जो है चीज़ उसको खिलाई। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कैसे खिलाना चाहिए कंपाउंड फीड? देखो, जो प्रचलित है वो ज़्यादा ये है कि लोग क्या करते हैं, भिगो के खिला रहे होते हैं, ठीक है, केवल सूखा खिला दिया, अलग से खिला दिया, दूध देने के टाइम पे खिला दिया। तो इस तरीके से जो है पशु आहार को या कंपाउंड फीड को नहीं खिलाना चाहिए। खिलाने का असली तरीका क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि हम उसे सूखे और हरे चारे के साथ मिक्स करके खिलाएं। मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो पशु चुन ना पाए, और उस तरीके से हमको पशु आहार खिलाना चाहिए या कंपाउंड फीड खिलाना चाहिए। अगर आप अलग अलग खिलाओगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो उसमें आएगी, और जो है दूध जो है उसका उस तरीके से ऊपर नहीं जा पाएगा जितना उत्पादन उसका होना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर अपने घर में भी देखा है कि जनरली इसी तरीके से खिलाते हैं, टोटल मिक्स राशन करके नहीं खिलाते हैं, वहाँ पे भी उसको अलग से देते हैं। जिस तरह से आपने बताया अभी, जैसे जानकारी दी कि उसको तीनों को मिक्स करके खिलाना चाहिए, वो उस तरीके से हमारे यहाँ भी नहीं खिलाया जाता है। शायद यही रीज़न है कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे प्रोडक्शन होना चाहिए गाय का। देखिए, ये देखो हमारा सौभाग्य है कि हम वर्ल्ड में जो है नंबर 1 पे आते हैं दूध उत्पादन में। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास उतनी ही गायों की संख्या भी ज़्यादा है। तो लोग जो हैं, हम विदेशों में बात करें तो कम गायों से ज़्यादा दूध ले रहे हैं, हम ज़्यादा गायों से कम दूध ले रहे हैं। वो अवेयरनेस की ही कमी है। वो क्या है, अपने ट्रेडिशंस को ही फॉलो कर रहे हैं कि क्या उनके जो पहले वालों ने जो खिलाया है वो उसको आज भी फॉलो करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है जैसे जैसे साइंस एडवांस होती है, आप ट्रेडिशन प्लस टेक्नोलॉजी को साथ में एडअप करते चलेंगे तो हम एडवांस होते चले जाएंगे, क्योंकि वो नीड है, वो ज़रूरत है आज के समय की। पर अगर आप पुरानी चीज़ों पे स्टिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के एग्जांपल्स हैं जिसको लोग कोट भी करते हैं, तो वो उसी तरीके से हम पीछे होते चले जाते हैं, पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, ये बाईपास प्रोटीन क्या होता है? देखिए, बाईपास प्रोटीन को जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पशु के शरीर में प्रोटीन कैसे टूट रहा है और ये बाईपास शब्द आया कैसे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो प्रोटीन है शरीर के अंदर जाके दो तरीके से टूटता है। तो पहला टूटेगा उसके पहले पेट में, जैसे मैंने बताया रूमन होता है, वहाँ टूटेगा, और जो नहीं टूट रहा है वो आगे चले जाएगा उसकी आंतों की तरफ, उसके चौथे भाग से होता हुआ, तो वहाँ पे वो अमीनो एसिड्स देता है। तो जो भी प्रोटीन जो है रूमन के अंदर टूटता है वो हो गया रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन। और जो डिग्रेड नहीं हुआ आगे चले गया, आंतों की तरफ चले गया, वो हो गया अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। तो पशु में जो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया है वो क्या होती है कि सारा प्रोटीन मिलके अमोनिया बनाता है, ठीक है। अमोनिया बन के वो माइक्रोब्स उसको यूटिलाइज करते हैं और अल्टीमेट फेज की तरफ जाते हैं, और वहाँ से वो माइक्रोबियल प्रोटीन बना रहे होते हैं। और जो बचा हुआ है वो बन गया अनडिग्रेडेड प्रोटीन। उसे आजकल बाईपास भी बोल देते हैं कि वो बाईपास कर गया है। बाईपास जैसा शब्द होता नहीं, मतलब लोगों को लगता है कि उसने बाईपास किया, बाईपास नहीं किया, बस वो डिग्रेड नहीं हुआ, उस रूमन के अंदर नहीं टूटा है, उसे बाईपास प्रोटीन हम कहते हैं। तो आजकल क्या है, जैसे जो डिफरेंट प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, जैसे खले हो गई, इनको क्या है किसी ना किसी केमिकल से ट्रीट किया जाता है और वो डिग्रेड होने से बच जाते हैं। उनकी डिग्रेडेशन जो है वो मानो जैसे सरसों की खल है या सरसों की DOC है, डीऑइल्ड केक है, तो वो आमतौर पर 28 से 30% जो है बाईपास होता है। अगर हमने उसको फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीट कर दिया तो वो क्या करेगा, अपने रूमन के अंदर नहीं डिग्रेड होएगा और 75% वो डिग्रेड होगा आंतों में जाके, तो उसे हमने कह दिया बाईपास। तो बाईपास प्रोटीन का सोर्स हो गया। तो इसी क्योंकि वहाँ पे आंतों में क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स में टूटता है, यहाँ पे वो माइक्रोबियल प्रोटीन के लिए टूट रहा है। तो इस तरीके से बाईपास प्रोटीन जो है शब्द आजकल हम ज़्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि
एक आम तौर पे हम कहें तो 20 लीटर वाली गाय को लगभग उसके TMR में 33% के आसपास जो है रूमन अनडिग्रेडेड प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। जो कि उसके प्रोटीन का टोटल 33% अनडिग्रेडेड होना चाहिए, ताकि अमीनो एसिड प्रोफाइल भी उसको मिल सके और आगे वो दूध के लिए कन्वर्ट कर सके। तो इस तरीके से बाईपास शब्द आया था और बाईपास प्रोटीन का ये महत्व है। तो सोर्सेज आपके यही हैं? देखो, हर सोर्स को हम बाईपास कर सकते हैं। जैसे सोया है, सोया की जो डीऑइल्ड केक है वो बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। लगभग 45-46% प्रोटीन होता है इसके अंदर। हाई प्रोटीन सोया की तरफ जाएंगे तो 49% भी होता है। तो ऐसे सोर्सेस को अगर हम हीट ट्रीट करते हैं, सोया हीट ट्रीटमेंट देने से वो क्या होती है, बाईपास होने लग जाती है। मतलब वो रूमन के अंदर फिर डिग्रेड नहीं होगी। तो वो अमीनो एसिड प्रोफाइल सोया की बहुत अच्छी है। तो जो भी 25-30 लीटर वाले पशु हैं उनमें फिर हमको हीट ट्रीटमेंट वाली सोया देने से ज़्यादा फायदा होता है। उसके अलावा जो ग्वार कोरमा है उसमें भी 45% प्रोटीन होता है। उसको हम जो है फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीट करके बाईपास बना सकते हैं। अधिकतर जो आम प्रचलित बाईपास है वो मस्टर्ड DOC को हम अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मस्टर्ड DOC से हम उसका बाईपास बना रहे हैं। तो बाईपास प्रोटीन का हमारे देश में जो NDDB है उन्होंने एक तकनीक बनाई थी फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट वाली। तो वो हम बाईपास उससे अब आजकल लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल अब आपसे। जैसा कि शुरुआत में आपने बोला था कि घर के बने राशन में कुछ मिलावटें होती हैं, तो कौन सी मिलावटें होती हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर के बने राशन में मिलावट नहीं होती है। कोई भी पशुपालक नहीं चाहता है कि वो अपने पशु को कुछ भी मिलावटी सामान दे। बिल्कुल। पर वो जो भी चीज़ बाहर से खरीद के लाता है उसमें मिलावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सब चीज़ें एक क्वालिटी लैब ही पकड़ सकती है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कंपाउंड फीड जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सब इनके पास में एक क्वालिटी लैब होती है जो इन्हीं जो मिलावटों को पकड़ने में सहायक होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि खलें हैं, विभिन्न प्रकार की खलें हैं, इनको बनाते हुए लोग गत्ता यूज़ कर लेते हैं। तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है। जो भी पिसी हुई खाद्य सामग्री जो किसान लेके आ रहा है या पशुपालक लेके आ रहा है, तो उसके अंदर लोग चावल की भूसी जो बोलते हैं उसको मिला देते हैं, कैल्साइट पाउडर मिला देते हैं, ठीक है, यूरिया मिला देते हैं। तो इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए लैब जो है सबसे अच्छी चीज़ है और ये एक कंपाउंड फीड मैन्युफैक्चरर के पास में अवेलेबल है। और उससे क्या होता है कि एक क्वालिटी फीड मिल पाता है। ये तो पशुपालक ने अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं। बिल्कुल। वो पैसे लगा रहा है पर जो है उसको आउटकम नहीं मिल रहा है। जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि देसी घी, हम सोचते हैं कि हम देसी घी खा रहे हैं, ठीक है, कोई 600 रुपये का भी है, कोई 300 रुपये का भी है, कोई 900 रुपये का भी है। पर जो है असली कौन सा है वो नहीं, हमारे पास में कोई जजमेंट क्राइटेरिया नहीं है। उसके लिए लैब्स है, उस लैब में ही हम टेस्ट कराएंगे तभी हमको पता लगेगा कि हम एक्चुअल में क्या चीज़ खा रहे हैं। क्यों, मिलावट का बहुत ज़माना है और लोग उससे बाज नहीं आते हैं, पर पशु को उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसकी सेहत में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ये जो आजकल जितनी भी समस्याएं आ रही हैं पशुओं को, उस मिलावट के कारण से आ रही हैं कि वो मिलावट, उसको अच्छा खाना पशुपालक देने के लिए तैयार है, वो चाह रहा है कि मैं दूं, पर उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे हैं कि मिलावट, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो देसी घी हो, हर चीज़ में। इनफैक्ट जो हम लोग के पास आजकल फ्रूट्स भी आते हैं, केले आते हैं या एप्पल आता है, सभी में आजकल इंजेक्शन देके या कुछ ऑर्गेनिक केमिकल लगा के उसको उस तरीके से उतना अच्छा नहीं रखा जाता है जिस तरह से वो हमें मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ के। डॉक्टर साहब, मैं बस ये चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक सार बताएं कि हमने आज जो पूरी चर्चा की उसका एक सार आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमने सबसे पहले चर्चा की कि कंपाउंड फीड या पशु आहार क्या चीज़ है और कैसा होता है। तो मतलब मैंने बताया कि संतुलित अगर हम कुछ खाना देना चाह रहे हैं तो वो पशु आहार के थ्रू ही हम दे पाएंगे, ठीक है, वो संतुलित है, उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट है। उसके बाद संतुलित पशु आहार जो है कैसे घर के बने राशन से ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसमें मैंने बताया कि मशीन्स हैं फैक्ट्रीज़ के पास में, क्वालिटी मशीन्स हैं, क्वालिटी लैब्स हैं, रॉ मटेरियल क्वालिटी का है, मिक्सिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है,
डाइजेस्टिबिलिटी जो है पशु आहार की वो ज़्यादा होती है घर के बने राशन के मुकाबले में। और तो उसमें विटामिन्स, मिनरल्स जो भी पशु को रिक्वायर्ड है, जो उसको चाहिए, उसके शरीर को चाहिए, दूध देने के लिए चाहिए, वो सब चीज़ें पशु आहार के अंदर मिलती है। तो वो चीज़ हमने जानी। उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से हम जो है एक अच्छा पशु आहार बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें पशु आहार के अंदर है, जैसे मैंने बताया कि मक्का उसके अंदर अवेलेबल होती है, अनाज हैं कई तरीके, 3-4 तरीके के अनाज उसमें अवेलेबल हैं, प्रोटीन सोर्सेज खलें हैं, अच्छी क्वालिटी की खलें उसमें अवेलेबल हैं। बाईपास प्रोटीन के ऊपर हमने चर्चा की कि बाईपास प्रोटीन होता क्या है, कितना हमको बाईपास देना है। मैंने बताया 33% जो है हमें बाईपास प्रोटीन देना होता है एक 20 लीटर वाले पशु को। ड्राई मैटर इनटेक के ऊपर हमने चर्चा करी। तो ये सभी चीज़ें मुझे लगता है कि किसान या पशुपालकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक अच्छे पशु आहार निर्माता कंपनी के पास में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं और वो एक किसान को अच्छा से उसके पशुओं को खुशहाल करने के लिए सारी मेहनत करता है। ज़रूरी है, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। हम अगले एपिसोड में फिर जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। मैं चाहती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं, ताकि हम अगले एपिसोड में उसका सॉल्यूशन कवर कर सकें। धन्यवाद।